जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पुर्तगाली के बारे में। तो पुर्तगाली सबसे पहले ये यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएससी एग्जाम, वनडे एग्जाम और भी विभिन्न एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पुर्तगाली के बारे में आज हम लोग ये देखेंगे कि ये भारत में प्रवेश करते हैं तो इनका उद्देश्य क्या था, ये कहाँ कहाँ पे अपने कारखाना निर्माण करते हैं, इनका कारखाना निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या था, है ना। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा वो कहाँ आता है, कैसे वो मुनाफा कमाता है। धीरे धीरे यहाँ पुर्तगालियों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसके बाद वो अपने समय समय पर जब उनका पकड़ मजबूत हो गया तो वो उन गवर्नर लाते हैं, अलग अलग गवर्नर अलग अलग नीतियों का निर्माण करते हैं। ये सभी एक एक करके आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली थे वो मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और भारत में विभिन्न फैक्ट्री कारखानों का निर्माण किया। और इनका जो कारखाना होता था वह कोई उत्पादन का केंद्र नहीं था बल्कि भंडार गृह था। वो विभिन्न स्थानों से वस्तुओं को लाते थे और वहाँ पे भंडार करते थे और फिर वह उसे यूरोप बेच देते थे, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता था। और इनका जो कारखाना था वो किले बंद, पूरा किला बंद होता था और इस किले के अंदर ही उनका व्यापारियों के रहने के लिए आवास, है ना, कार्यालय, कारखाने होते थे। और अगर ये कारखाना निर्माण की जो पद्धति वो इटली के व्यापारियों से सीखा था, है ना, पुर्तगालियों ने। और सर्वप्रथम अगर पुर्तगाली व्यापारी की बात करें तो वो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट कालीकट में आता है, जहाँ पे केरल में यहाँ स्थानीय शासक हुआ करते थे जमोरी ने इनका खूब स्वागत किया। लेकिन यहाँ पे जो अरबी व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? तो वो पहले से वहां पे व्यापार कर रहे थे। अगर वास्को डी गामा ऐसे में आता है तो उससे उनका मुनाफा कम हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया। वास्को डी गामा जब यहाँ से मसालों को ले जाकर वहां बेचता है तो 60 गुना मुनाफा वहां कमाता है, जिसे देखकर अन्य लोग भी, है ना, वो भी योजना बनाते हैं कि भारत में जाया जाए और ये मसाला व्यापार को किया जाए, जिससे और भी लोग इससे उसे देखकर उत्साहित होते हैं। और ये जो वास्को डी गामा था 1502 ईस्वी में पुनः भारत आता है। कितने में? 1502 ईस्वी में। फिर अगर बात किया जाए तो दूसरा पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज क्रैवाल के नेतृत्व में होता है ना। और पुर्तगाली कारखाने की बात किया जाए तो सबसे पहला पुर्तगाली कारखाना 1503 ईस्वी में कोचिन में स्थापित करता है। कहाँ पे? कोचिन में। सबसे पहला कारखाना कोचिन में। फिर उसके बाद 1505 ईस्वी में स्थापित करता है कन्नौर में। कब करता है? 1505 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, प्रथम ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछे ना पूछे लेकिन प्रथम पूछ ही देता है। पहला जो कारखाना था वो कोचिन में 1503 ईस्वी में स्थापित करता है। अगर आगे बात किया जाए, है ना, तो अब बात करेंगे गवर्नर के बारे में। इसके जो 3 गवर्नर थे, 3 गवर्नर के बारे में पढ़ना है। कौन कौन? तो पहला है अल्मीडा, दूसरा है अल्बुकर्क और तीसरा है नीनो डी गुनहा। तो अल्मीडा ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला पानी नीति। इस नीति के तहत ये कहा गया, है ना, जो पुर्तगाली सरकार थे उसने पुर्तगाली व्यापारियों से कहा कि आप ऐसे किलों का निर्माण करें जिसका काम सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर में नियंत्रण स्थापित करना। जब आप नियंत्रण स्थापित करेंगे, ये ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि जब आप नियंत्रण स्थापित करेंगे तभी तो आप भारत पे अपनी पकड़ को मजबूत कर सकेंगे, अपना व्यापार तेजी से बढ़ा सकेंगे, है ना। अगर आपका पकड़ मजबूत होगा, नियंत्रण ज्यादा होगा तो और भी जितने भी व्यापारी थे वो क्या करेंगे? आप उनसे ऊपर रहेंगे हमेशा। तो इसने नीला पानी नीति अपनाया था
जिसके तहत हिंद महासागर में नियंत्रण स्थापित करना था। उसके बाद आया कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो कार्यकाल था 1509 से 1515 ईस्वी था और अल्मीडा का 1505 से 1509 था। तो अल्बुकर्क ने क्या किया था? अल्बुकर्क ने इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने पुर्तगाली जो व्यापारी थे उन्हें भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि एक भारतीय समाज में अपनी पकड़ मजबूत कर सके, एक भारतीय बस्ती का निर्माण कर सके, जिससे व्यापार करने में उसको सरलता हो। इसीलिए उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। कहाँ? ये जो कोचीन देख रहे हैं इसे अपना मुख्यालय बनाया था। और 1510 ईस्वी में देखिए केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया और ये गोवा हो गया। देखिए गोवा। तो 1510 ईस्वी में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह हुआ करते थे। इन्हें पराजित करके 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना नियंत्रण को स्थापित करता है। ठीक है, यही अल्बुकर्क के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब अल्बुकर्क के आगे बात करें तो कौन आएगा? नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल 1529 से 1538 था। तो इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा पर तो नियंत्रण पुर्तगालियों का था ही। किसने किया था? अल्बुकर्क ने, यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके। और जब ये नीनो डी कुन्हा आया तो गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। आज वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट का हुआ है, 6 मिनट का, ज़्यादा लंबा। तो इसने नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। है ना? तो नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। और व्यापार केंद्र की बात करें तो यही देखना है कि कारखाना कोचीन में हो गया, दूसरा 1505 में कन्नौर में हो गया, 1510 ईस्वी में गोवा पर नियंत्रण स्थापित किया था। है ना? तो अगर आगे बात किया जाए तो जो एक ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय थे, चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह किया। क्या किया? विवाह। और विवाह के फलस्वरूप ब्रिटिश राजकुमार को बॉम्बे उपहार स्वरूप मिलता है। जब उपहार स्वरूप मिलता है तो वो क्या करते हैं कि वो उस बॉम्बे का क्या करेंगे? तो उन्होंने बॉम्बे को ब्रिटिश कंपनी को दे दिया और ये किराए पर दिया था। कब दिया था? 1668 ईस्वी में। 1661 में विवाह होता है और उन्हें उपहार मिलता है, और 1668 ईस्वी में बॉम्बे को ब्रिटिश कंपनी को किराए पर वो दे देते थे। अगर पुर्तगालियों के योगदान की बात करें तो मतलब कि भारत में उसका क्या योगदान था पुर्तगालियों का? तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। यहाँ पे उन्होंने तंबाकू और टमाटर की खेती का प्रचलन किया। आगे बात करें तो उन्होंने यूरोपीय गोथिक शैली से भवन निर्माण की पद्धति को अपनाया, यूरोपीय चित्रकला को भारत में प्रवेश कराया। ये सभी पुर्तगालियों के योगदान थे। और उस समय भारत में जो शासन कर रहे थे अकबर हुआ करते थे। तो अकबर के शासन काल में फादर मोन्सेरेट और फादर एक्विवा का आगमन होता है। ये एक फैक्ट के रूप में आप याद रख सकते हैं, ये वन लाइनर में आ जाता है कि फादर मोन्सेरेट और फादर एक्विवा का भारत में आगमन होता है। तो और पुर्तगालियों ने ईसाईकरण की नीति अपनाई थी। ईसाईकरण की नीति में वह लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य करते थे, जिससे लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। अगर आगे बात किया जाए तो इन्होंने लूटपाट की भी नीति अपनाई थी। चूंकि इनका पकड़ भारत में मजबूत हो गया था, इसलिए लूटपाट भी करना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे इनके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हुई। इन्होंने एक नीति अपनाई थी, कार्टेज आर्मेडा पद्धति की नीति अपनाई थी। इसके तहत क्या हुआ था कि इसके तहत उन्होंने क्या किया था कि हिंद महासागर में वो पैसे लेकर परमिट पास करते थे, और ये परमिट जिसके पास होता था वही हिंद महासागर में व्यापार कर सकता था। यही था कार्टेज आर्मेडा पद्धति। क्या कार्टेज आर्मेडा पद्धति के अंतर्गत हिंद महासागर में व्यापार करने वाले व्यापारियों को शुल्क लेकर परमिट लेना होता था, और ये परमिट जो नहीं लेता था उसे पुर्तगाली क्या करते थे? लूट लेते थे। उनके जहाज़ों को लूट लिया जाता था। और ये परमिट लेने वाले जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हें भी गोला बारूद और
और गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने का अधिकार नहीं था। अब रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली का जो कंपनी का नाम था वो एस्तादो द इंडिया था। इसने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया था। इसका कारखाना किला बंद क्षेत्र होता था। किले के अंदर इस गोदाम, कार्यालय और रहने के लिए, व्यापारियों के रहने के लिए आवास भी होते थे। ये भंडार गृह होता था, उत्पादन का केंद्र नहीं था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था और कालीकट, भारत के पश्चिमी तट कालीकट में इसने आया था और वहां पे जो शासक हुआ करते थे जमोरी ने इसका स्वागत किया था। अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। विरोध का कारण क्या था? आर्थिक था। और वास्को डी गामा ने मसाला बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया था। वहां गुजरात के अब्दुल मजीद शाह को वास्को डी गामा को सहयोग प्राप्त हुआ था, वही है। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। आगे देखिए 1500 ईस्वी में क्या है, पेड्रो अल्बरेज क्रेवाल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान होता है। अब इसके गवर्नर के बारे में बात करें तो दो तीन गवर्नर थे, अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा। अल्मीडा 1505 से 1509 तक इसने नीला पानी नीति अपनाई थी। इसके तहत कहा गया था कि व्यापारी ऐसे किलों का निर्माण करें जिसका उद्देश्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर में नियंत्रण को स्थापित करना हो। नेक्स्ट गवर्नर अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके वहां अधिकार स्थापित किया। अल्बुकर्क ने कोचीन को क्या बनाया था, ये देखिए जो कोचीन है इसे अपना मुख्यालय बनाया था। आगे अगला जो गवर्नर था और लास्ट गवर्नर था वो कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अब आगे बात करें तो 1661 ईस्वी में क्या हुआ था, विवाह हुआ था ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। बॉम्बे उसे उपहार में मिला था और इस बॉम्बे को 1668 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को किराए पर दे दिया था। और इसका योगदान के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं कि योगदान क्या क्या था। तो अगर आपको ये तो अभी हमने पुर्तगाल का जो टॉपिक किया है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्री 2004 में पूछा गया है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया, तो इसका 1498 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो द अल्मीडा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो कौन हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498। तो ये सभी हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। देख सकते हैं कि एमपी पीसीएस में प्री 1995, ये 1992 में भी पूछा गया है। फिर ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो अल्मीडा। प्रथम वायसराय यही ना था, अल्मीडा। दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा था नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो जमोरिन ने। फिर यहाँ पे मिलान करने वाला है, समुद्री यात्री है, इधर देश है, तो वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस था स्पेन का। कैप्टन कुक था ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का था, हॉलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क, क्योंकि इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये सही नहीं है। अब आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये सही है ना। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना कारखाना लगाया, ये भी सही है। फिर है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। ये देखिए आईएएस प्री 2003 में पूछा गया है। तो इस तरीके से विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिर है, तो
ये सभी जो है ये क्वेश्चन का हमने कवर नहीं कराया था, तो हम आपका जो पीडीएफ है वो हम इस वीडियो में लगा देंगे। आप उस वीडियो से लिख भी सकते हैं टोटल, और जिससे ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे उसमें। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। फिर है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले किया था। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, कहाँ? हुगली में। तो ये देखिए हम लोगों ने 10 से 12 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से विभिन्न एग्ज़ाम में पुर्तगाल से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है।